होते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? चलो, सभी का हाल चाल बढ़िया ही होना चाहिए। तो आज हम फाइनली जीएसटी की अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब अगर मैं अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 की बात करता हूँ, याद करो उसमें हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। एक तो डेफिनेशन के चैप्टर में यूनियन टेरिटरी की डेफिनेशन हमारी चेंज हो चुकी थी, जिसके अंदर मैंने कहा था कि जेएनके और लद्दाख अब दो यूटी हो चुकी हैं। उसके बाद फिर मैंने कहा था दादरा नगर हवेली, मतलब दादरा नगर हवेली और दमन एंड दियो, इन दोनों का मर्जर होके अब एक यूटी हो चुकी है। अब उसके बेस पे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वो सारी बातें हमने लास्ट अमेंडमेंट क्लास में डिस्कस कर ली थी। फिर सेकंड अमेंडमेंट हमने की थी रिवर्स चार्ज वाले केस में, अगर आपको याद आ रहा हो जी, डायरेक्टर वाले केस में, कि डायरेक्टर अगर कंपनी का एम्प्लॉय होगा तो उस केस में क्या होगा, अगर एम्प्लॉय नहीं होगा उस केस में क्या होगा, कहाँ जीएसटी देना पड़ेगा, किस केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, कहाँ वो नेगेटिव लिस्ट में कवर होगा। गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर इशू किया था, वो सारी बातें डिटेल में अमेंडमेंट क्लास नंबर 1 में हमने कंप्लीट कर ली थी। अब एक बच्चा कहता सर अमेंडमेंट क्लास नंबर 2 में आज हम क्या करेंगे? आज भी हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे, एक तो इनवॉइस का और दूसरा टॉपिक होगा रिटर्न अंडर जीएसटी का। सर कितनी सारी अमेंडमेंट आई हैं रिटर्न के चैप्टर में और इनवॉइस के चैप्टर में, बिल्कुल इत्तू इत्तू सी बहुत छोटी छोटी अमेंडमेंट आई हैं, जो आज ही हम स्टार्ट करेंगे और आज ही हमारी कंप्लीट होंगी। और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट की एक अमेंडमेंट होगी और दो अमेंडमेंट हैं, दोनों अमेंडमेंट आज हमें कंप्लीट करनी है। अब अगर मैं इनवॉइस के चैप्टर की बात करता हूँ ना सर, इधर देखना ध्यान से। अब आज हमें जो अमेंडमेंट डिस्कस करनी है, पहली हमें डिस्कस करनी है इनवॉइस की और दूसरी हमें डिस्कस करनी है रिटर्न अंडर जीएसटी की। अब अगर मैं अमेंडमेंट की बात करता हूँ इनवॉइस की, तो ये अमेंडमेंट ऑलरेडी वैसे दिसंबर के बैचेस में मैंने डिस्कस की थी, बट मैंने क्लास में कहा था कि इसको अभी मत करना क्योंकि अभी एप्लीकेबल हुई नहीं है। तो फाइनली अब वो अमेंडमेंट एप्लीकेबल हो चुकी है। अब बच्चा कह रहा है सर ऐसी कौन सी अमेंडमेंट थी जो आपने हमें बैच में कहा था कि पहले एप्लीकेबल नहीं थे, वो एप्लीकेबल हो चुकी है? याद करो सर, क्लास में हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ई इनवॉइस वाला। याद रखो कुछ आपको, ई इनवॉइस वाला याद करो। मैंने कहा था कि प्रैक्टिकली आने वाले टाइम में गवर्नमेंट ने कॉन्सेप्ट लेके आएगी ई इनवॉइस का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करने पड़ेंगे। जो अभी लोग मैनुअल इनवॉइस इशू कर रहे हैं वो गवर्नमेंट धीरे धीरे कम करेगी और जमाना जो आएगा वो किसका आएगा? ई इनवॉइस का आएगा। अब गवर्नमेंट ने ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल तो किया है, बट वो सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं किया, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन के ऊपर एप्लीकेबल किया। अब ऐसे कौन से पर्सन होंगे जिनको ई इनवॉइस करना जरूरी होगा? ठीक है, अब ई इनवॉइस करना किन किन लोगों को जरूरी नहीं होगा, वो आपके एग्जाम में इस बार क्वेश्चन बनेगा। और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि सीएस प्रोफेशनल के एग्जाम में एक शॉर्ट नोट्स बनेगा 3 नंबर का कि ई इनवॉइस के बारे में एक्सप्लेन करो कि किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए मैंडेटरी नहीं है। और एग्जीक्यूटिव वालों के एग्जाम में एमसीक्यूज बनेगा कि ऐसी कितनी टर्नओवर है, मतलब टर्नओवर की लिमिट क्या है कि जिस टर्नओवर से ऊपर ई इनवॉइस करना मैंडेटरी होगा। वो सारी बातें आज हमें डिस्कस करनी है, ठीक है। आओ जी इधर देखो ध्यान से। अब जो चेंज आपका आया है वो चेंज आपका है इनवॉइस के चैप्टर में, रूल नंबर 48 जो है उसमें आपका चेंज आया। जो इनवॉइस इशू करने की टाइम लिमिट थी उसमें कोई चेंज नहीं है। इनवॉइस की कितनी कॉपी होती हैं? गुड्स वाले केस में 3 कॉपी होती हैं, सर्विस वाले केस में 2 कॉपी होती हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। इनवॉइस इशू कितने दिन में करना होता है उसमें कोई चेंज नहीं है। अब चेंज जो है ना वो ये बात कहना चाह रहा है कि भैया अगर किसी पर्सन की टर्नओवर जो होगी इस वैल्यू से ऊपर होगी ना, उसको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। तो 1 अक्टूबर से, मैं दोबारा बोल रहा हूं, 1 अक्टूबर से गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया कुछ लोगों को इनवॉइस इशू करना। अब वो कौन से लोग होंगे वो सारी बातें मैं आज डिस्कस करनी है। इधर सुना मैं ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं। अब अगर मैं रूल नंबर 48 की बात करता हूं ना सर, तो रूल नंबर 48 में सब रूल 4 इन्होंने चेंज किया है। देखो उसमें क्या लिखा है, वो ये बात कहना चाह रहे हैं, द इनवॉइस शैल बी प्रिपेयर्ड बाय सच क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं कि जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी, उसमें कुछ पर्सन नोटिफाइड करेगी जिन पर्सन को ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी होगा। मैंने क्या बोला? जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन निकालेगी, उस नोटिफिकेशन में यह लिखेगी कि इन लोगों को ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी है। अब बच्चा कह रहा है सर बट क्या वो नोटिफिकेशन आ चुकी है? आंसर इज यस। अब वो नोटिफिकेशन आ चुकी है, हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल भी है, प्रैक्टिकल लाइफ में भी एप्लीकेबल हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना। अब देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है आपको मैं दिखाता हूं। देखो नीचे नोटिफिकेशन क्या है, नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन, कुछ नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन मैंडेट, उनको मैंडेटरी कर दिया किस चीज के बारे में? ई इनवॉइस के बारे में।
कब से मैंडेटरी किया? 1 अक्टूबर से। देखो ये क्या लिखा है, रजिस्टर्ड पर्सन, ध्यान से पढ़ना जी, रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोज रेफर्ड इन रूल नंबर 54(2), 54(3), 54(4), 54(4)A और ए SEZ यूनिट whose aggregate turnover in any preceding financial year from 17-18 onwards more than rupees 500 करोड़। मतलब सर जो ये कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट लेके आई है ना, ये बड़े बड़े लोगों के लिए है, हमारे से लोगों के लिए नहीं है। पहली बात तो एक बच्चा कहता सर मैं तो घबरा गया था, मेरे पापा कहते नालायक देख के बता कि कहीं हमें ई इनवॉइस इशू तो नहीं करना। अंकल आप टेंशन मत लो, क्योंकि आपकी टर्नओवर मुझे लगता है कि 500 करोड़ से ऊपर नहीं होगी। मतलब जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होगी ना, अभी कॉन्सेप्ट सिर्फ उनके लिए आया है। और सर आपके सामने जो मैं खड़ा हूं, मेरी टर्नओवर पूरे साल में कितनी होगी? मेरी टर्नओवर होगी 30 लाख, 20 लाख, 10 लाख, 5 लाख। मेरी टर्नओवर कितनी होगी? 5-10 लाख ही तो होगी। आपके फादर की टर्नओवर कितनी होगी? 20-30 लाख होगी। अब ऐसे बहुत कम लोग होंगे जिनकी टर्नओवर, चलो मान लो मैं कह रहा हूं 5 करोड़ भी हो यार, चलो 10 करोड़ भी हो, 50 करोड़ भी हो, गवर्नमेंट ने क्या बोला? 500 करोड़। मैं दोबारा बोलो सर 50 करोड़ नहीं है। गलती से भी कोई बच्चा ये गलती मत करे कि 500 करोड़ को 50 करोड़ पढ़ ले, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, वो ऑप्शन देगा, तो 500 करोड़ से ऊपर जिसकी टर्नओवर होगी वो पर्सन नोटिफाइड होंगे, बाकी सब नोटिफाइड से बाहर हैं। तो अगर मैं सिंपल सी बात करता हूं, जो छोटे मोटे लोग हैं आज भी वो पुरानी स्कीम में कवर हैं, आज भी वो पुरानी स्कीम में कवर हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करना गवर्नमेंट ने ऑब्लिगेशन डाला है, वो सिर्फ किसके लिए डाला है? कि ऐसे पर्सन जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होगी वो पर्सन ई इनवॉइस इशू करेंगे। बट कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी टर्नओवर चाहे 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो, दोबारा सुनना चाहिए, कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो, फिर भी उन्हें ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो, फिर भी उनको ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। अब ऐसे कौन कौन से लोग होंगे? देखो उन्होंने क्या लिखा है, अदर देन दोज रेफर्ड इन रूल नंबर 54(2), 54(3), 54(4), 54(4)A और SEZ यूनिट। तो पहली बात तो जो SEZ यूनिट है उनकी टर्नओवर चाहे कितनी भी हो, वो ई इनवॉइस इशू नहीं करेंगे। अब ये रूल नंबर 54 में कौन से लोग कवर हैं, देखो उसकी नीचे मैंने आपको लिस्ट दी हुई है, यहां पे एक बार चेक करना सर। देखो ये लिस्ट आपको दी है, यहां पर मैंने एक स्टार बनाया, इस स्टार को मैंने नीचे डिफाइन किया। देखो क्या लिखा है, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, NBFC कंपनी, इनके टर्नओवर चाहे कितनी भी हो, इनके ऊपर ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। सेकंड फिर मैंने लिखा है जी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, जो ट्रक वाले होते हैं, GTA होते हैं, उनकी टर्नओवर कितनी भी हो, उन केस में ई इनवॉइस वाला कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। तीसरा मैंने लिखा है पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन, जो पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन करने वाले लोग होते हैं, उनकी टर्नओवर चाहे कितनी भी हो, उनके ऊपर ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। फिर मैंने क्या लिखा है, सिनेमा हॉल हो गया, और जो OIDR सर्विस के सप्लायर होते हैं, इन लोगों को ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है, चाहे टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो। तो ये सामने प्रोफेशनल वाले बच्चे बैठे हैं, ये कान खोल के सुन ले सर, आपके एग्जाम में जब कॉन्सेप्ट बनेगा ई इनवॉइस वाला, तो आपको शॉर्ट नोट्स लिख के आना पड़ेगा 3 नंबर के अंदर। तो आपको ये लोग भी लिख के आने पड़ेंगे जिन लोगों पर ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता। और एग्जीक्यूटिव वाले मेरी फैमिली के बच्चे भी ध्यान दें, अगर आपके एग्जाम में MCQs क्वेश्चन बनेगा और अगर वो ये बोले कि इनमें से किन किन लोगों पर ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये लोग आपके सामने है जी। इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, NBFC कंपनी हो गया, GTA हो गया, पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन हो गया, सिनेमा हॉल वाले हो गया, और जो लोग OIDR सर्विस के सप्लायर होते हैं। एक बच्चा कहता है यार ये OIDR सर क्या बोल रहे हैं? याद करो नालायकों, आपने क्लास में किया होगा ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस। ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस एंड रिट्रीवल सर्विस जो होती है, वो सारी की सारी उसकी बात कर रहे हैं। और इवन ये बात आपने सप्लाई के चैप्टर में की होगी क्लास में, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है 1 2 3 4 5, ये 5 लोग, इनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो, इनको फिर भी ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। अब बच्चा कह रहा है सर ये जो गवर्नमेंट ई इनवॉइस इशू करवाना चाह रही है उसकी खासियत क्या होगी? मतलब ई इनवॉइस देखने में कैसा होगा, उसमें क्या होगा, मेन बात क्या होगी? उसमें सबसे मेन बात पता है क्या होगी? एक QR कोड होगा, और वो QR कोड ऐसा होगा जिसको स्कैन करते ही ना सारी की सारी कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस असेसी की सामने आ जाएगी। मतलब जब पुलिस वाले, जब डिपार्टमेंट वाले रास्ते में मिलेंगे, तो आपने बस वो कोड स्कैन करना है, जैसे ही कोड स्कैन करोगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन उस असेसी की आपके सामने आ जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बात और बता दूं, आज जो ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट है उसमें जो QR कोड होगा, ई वे बिल, अगर आपने नाम सुना ई वे बिल,
जब आप ईबे बिल फाइल करोगे ना, तो ईबे बिल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल होकर आपके सामने आएगी अगर आपने ई इनवॉइस इशू की है। मतलब वो डिटेल आपको फाइल करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है सर, कंप्लीट ऑटोमेटिकली पहले फाइल हो जाएगी। ये फायदे आपके ई इनवॉइस के हैं। बट ई इनवॉइस पहली बात किसको इशू करना है? जिसके टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर हो। जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ तक है उनको ई इनवॉइस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। और दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो फिर भी उनको इशू नहीं करना। कौन कौन सी? यानी इंश्योरेंस कंपनी हो गया, बैंकिंग कंपनी हो गया, एनबीएफसी हो गया, जीटीए वाले हो गया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले हो गया, ओआईडीआर की सर्विस वाले हो गया, और जो सिनेमा हॉल होते हैं उन केस में ई इनवॉइस की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बच्चा कहता है सर, मैंने कहा हाँ, कहता सर जो ई इनवॉइस कॉन्सेप्ट है, तो अगर मान लो बिजनेसमैन अगर कस्टमर को सेल करेगा तो क्या तो भी अगर मान लो उसके टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो क्या तो भी ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है? गवर्नमेंट कहती नहीं। देखो ये गवर्नमेंट ने क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना जी। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, अगर 500 करोड़ से ऊपर है, शेल प्रिपेयर इनवॉइस एंड अदर प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट इन टर्म्स रूल नंबर 48(4). अब ध्यान से पढ़ना, दैट इज डॉक्यूमेंट विद क्यूआर कोड। वो या क्या? डॉक्यूमेंट विद क्यूआर कोड विद एम्बेडेड रेफरेंस नंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टू ए रजिस्टर्ड पर्सन और एक्सपोर्ट। मतलब कहना क्या चाह रहे हैं? इट मीन्स अगर कोई, सर बहुत ध्यान सुनना, एक तो पहले बातें कर लो, चलो ऐसा करो पहले बातें कर लो, अमेंडमेंट बाद में कर लेंगे। अमेंडमेंट का क्या है जी, विवेक सर तो डेली आते हैं, डेली जाते हैं, उनका तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पहले बातें आराम से पहले बातें कर लो, फिर अमेंडमेंट कर लेंगे। नालायक सर, ये अमेंडमेंट ऐसी है आपको देखने में लगेगी आसान, एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन बनेंगे, आप गलती कराओगे। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी बातें ऐसी हैं जो नॉर्मली बच्चा इग्नोर करके चलता है, उसको समझ लो ध्यान से। इधर सुना ध्यान से, कहना क्या चाह रहा हूं, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन को ही सप्लाई करेगा ना, उस केस में कॉन्सेप्ट लगेगा। इट मींस अगर रजिस्टर्ड पर्सन अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करेगा, मतलब बिजनेसमैन टू कस्टमर सप्लाई होगी, उस केस में कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। हाँ, या तो एक्सपोर्ट वाले केस में, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो फिर ये कॉन्सेप्ट लगेगा, और अगर बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन सप्लाई कर रहे हो उस केस में कॉन्सेप्ट लगेगा। अब बच्चा कहता है सर, अगर मान लो एक बिजनेसमैन है, कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, उसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, तो क्या उस केस में ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है? आंसर इज नो। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात नोटिफिकेशन में लिखे, देखो क्या लिखा है, ए रजिस्टर्ड पर्सन, और क्या लिखा है, टू ए रजिस्टर्ड पर्सन। मतलब रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन फिर कॉन्सेप्ट लगेगा, रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन तब ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। और अगर एक्सपोर्ट वाला केस है उस केस में कॉन्सेप्ट लगेगा। बट एक बात ध्यान देना, अगर बिजनेसमैन कस्टमर को सप्लाई कर रहा है, उसकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में ई इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है। बट एक गवर्नमेंट नया कॉन्सेप्ट लेके आई है, एक क्यूआर कोड। एक गवर्नमेंट ने नया क्यूआर कोड इशू किया है। गवर्नमेंट कह रही है अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, तो देखो उसमें क्या लिखा है जी, अगर बिजनेसमैन टू कस्टमर सप्लाई करोगे, टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, शेल हैव डायनेमिक क्यूआर कोड। मतलब उसमें उसके बिल में एक डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए। अब ये डायनेमिक क्यूआर कोड क्या होता है? अब मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों ने कभी मार्केट में जब शॉपिंग की है, तो आपने कभी अगर ध्यान दिया हो, याद करो जी, आपको मैं थोड़ा विजुलाइज करवाता हूं। आपने कभी वो पेटीएम गूगल पे वाला स्कैन कोड रीड किया है? जब जब आप वो स्कैन कोड रीड करते हो तो क्या होता है, उसमें कई बार ना अमाउंट हमें भरना पड़ता है कि हमें इतनी पेमेंट करनी है। और प्रैक्टिकली कई आज क्यूआर कोड ऐसे आ रहे हैं, कई क्यूआर कोड ऐसे आ रहे हैं कि जैसे आप स्कैन करोगे ना, ऑटोमेटिकली अमाउंट पहले से फिल होके आता है। मतलब अगर मैंने 5,000 रुपए की शॉपिंग की, अगर मैंने 5,000 रुपए की शॉपिंग की, उसका मैं स्कैन कोड रीड करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली 5,000 पहले से आएंगे, मुझे सबमिट नहीं करने पड़ेंगे। नॉर्मली क्या होता है, पेटीएम मैंने स्कैन किया तो लिखना पड़ता है ना 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, ये बातें लिखनी पड़ती हैं। बट प्रैक्टिकली अब एक बार सोच के बताना सर, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा क्यूआर कोड देखा है कि इसमें ऑटोमेटिकली पहले से अमाउंट फिल होके आता है? ऐसा क्यूआर कोड किस किसने देखा है? एक बार हैंड रेस करो, देखा किसी ने? अगर नहीं देखा तो सर आज आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, आज जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आज जो बड़े बड़े ब्रांड हैं, आप उनके कभी शोरूम में जाना, और वहां पे कई क्यूआर कोड ऐसे पड़े होते हैं जिनमें अमाउंट पहले से आता है। उसको पता क्या बोलते हैं? डायनेमिक क्यूआर कोड बोलते हैं। इट मींस उनकी टर्नओवर, उनकी पूरी कंपनी की टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होगी, बट वो कस्टमर को सप्लाई कर रहे हैं, इसलिए उनको ई इनवॉइस इशू नहीं करना, बट उनके बिल में एक डायनेमिक क्यूआर कोड इशू होना जरूरी है। ठीक है, तो बस ये बात ध्यान देना जी, अगर बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई होगी
तो ई इनवॉइस रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बट एक डायनेमिक क्यूआर कोड वहां पे देना पड़ेगा। और अगर बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन सप्लाई होगी और अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होगी, उस केस में ई इनवॉइस इशू करना जरूरी है। बच्चा कहता है सर आप हमें एक बार टैक्स इनवॉइस जो ई इनवॉइस होता है आप हमें उसका दिखा सकते हो। ये देखो जी आपके सामने, ये आपके सामने ई इनवॉइस है। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो ये बार कोड आपके सामने दिख रहा है, ये बार कोड, ये इसको आप स्कैन करोगे, कंप्लीट इंफॉर्मेशन इस असेसी की आपके सामने आ जाएगी। और ये इनवॉइस नंबर होता है जी, आपको इनवॉइस नंबर फॉर्म नंबर याद करना है, GST INV 01। ये जो आपका ई इनवॉइस है उसका फॉर्म नंबर है जी, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो ई इनवॉइस का फॉर्म नंबर है GST INV 01, ये ई इनवॉइस का फॉर्म नंबर है, इसके अंदर ये फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, और ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फाइल की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके ऑटोमेटिकली ऊपर डिजिटल साइन हो जाते हैं और ये इन्फॉर्मेशन आपकी फिल हो जाती है। तो सिंपल सी बात, बस मेन ध्यान देना कि जो आपका ई इनवॉइस है उसमें ये क्यूआर कोड जो है, मतलब ये क्यूआर कोड जो है ये सबसे मेन रोल अदा करेगा, जिसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन असेसी की आ जाएगी। बट ये किन के लिए एप्लीकेबल होगा? जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर होगी, उस केस में एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज एप्लीकेबल नहीं होगा। ये बात क्लियर है? ठीक है। बच्चा कहता है सर सर आप हमें वो क्रक्स, जैसे आप क्रक्स डायग्राम बनवाते हो, तो क्या आप हमें क्रक्स डायग्राम बनवा सकते हो? बनवा दूं? आप हाँ ही नहीं बोल रहे। बनवा दूं? पक्का पक्का? नहीं। बच्चा कह रहा है नहीं नहीं बनवा दो सर। आओ जी फिर बनाओ, फिर आओ, जल्दी आओ फटाफट से फिर। लो जी, ऐसा करो, हेडिंग डाल दो जी अब यहाँ पे। लिखो जी, मेरे साथ साथ लिखो फिर। एनालिसिस ऑफ अमेंडमेंट। और यहां लिख लेना जी ई इनवॉइस। ई इनवॉइस, और इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना जी, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, पूरे पूरे, ये बात ध्यान देना जी। लिखो जी। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई, रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई टू रजिस्टर्ड पर्सन और टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है जी। या तो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करेगा रजिस्टर्ड पर्सन को, या वो सप्लाई करेगा अनरजिस्टर्ड को, मतलब कस्टमर को, या मतलब या तो ट्रांजेक्शन B2B होगी या B2C होगी। ये बात तो क्लियर है? अब अगर B2B है, मतलब B2B है, उस केस में क्या होगा? फिर दो केस होंगे जी। एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन ₹500 करोड़ इन प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अच्छा, ये टर्नओवर 500 करोड़ की जो ज्यादा होनी चाहिए, किसकी? सप्लायर की या रिसीवर की? ऑब्वियस सी बात है सप्लायर की, क्योंकि जो इनवॉइस इशू करेगा उसकी बात हो रही है जी। रटने वाला बच्चा बात ध्यान दे रही, उनकी बारी आ गई है। कहीं रटने वाला बच्चा ये सोचा कि 500 करोड़ टर्नओवर रिसीवर की बात हो रही है। नहीं नहीं नहीं, जो इनवॉइस इशू करेगा उसकी टर्नओवर जो है 500 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए। तो एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 500 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, और एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 500 करोड़ इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ठीक है जी। उसके बाद लिखो जी, अब अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा है, तो लिखो जी ई इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग इज मैंडेटरी विद QR कोड एक्सेप्ट
फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन। इस केस में ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी होगी, वैसे अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है। बट कुछ लोग ऐसे होंगे अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो, उस केस में ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी नहीं है। किस केस में? लिखो री पहला, इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी, जीटीए, फिर तीसरा आ गया पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन, चौथा आ गया सिनेमा हॉल, पांचवा क्या आ गया जी? सिनेमा हॉल के बाद आ गया हमारा लास्ट ओ आई डी आर के सप्लायर, ओ आई डी ए आर सर्विस सप्लायर। लो जी, इनके अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर भी होगी तो भी ई इनवॉइसिंग वाला कॉन्सेप्ट इनके हाथ में एप्लीकेबल नहीं होगा। और अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, मतलब सॉरी 500 करोड़ तक है, तो ई इनवॉइसिंग इज नॉट मैंडेटरी। ठीक है, फिर ई इनवॉइसिंग जो है मैंडेटरी नहीं है। फिर जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट फॉलो करते हो, जो आप नॉर्मल मैनुअल इनवॉइस इशू करते हो, मतलब इनवॉइस तो वो इलेक्ट्रॉनिक ही होता है, बट ये इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस ये इसका परफॉर्मा जो है गवर्नमेंट फिक्स करती है, तो वो उनके लिए एप्लीकेबल है जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है। नहीं तो आज तक जो आपने इनवॉइस इशू किया है वो ही इनवॉइस इशू करोगे अगर टर्नओवर 500 करोड़ तक है तो, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं टैक्स इनवॉइस, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। ठीक है, लो जी, ये केस तो हमारा सोल्व हो गया जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ सकते हैं पक्का पक्का। अब बच्चा कह रहा है सर अगर मान लो, यहां तक हो गया जी। अब अगर मान लो रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई कर रहा है अनरजिस्टर्ड, मतलब बिजनेस टू कस्टमर, बी टू सी, तो ई इनवॉइसिंग इज नॉट मैंडेटरी। ई इनवॉइसिंग इज नॉट मैंडेटरी। और यहां पे ना एक एससीजेड यूनिट भी लिख लेना, एससीजेड यूनिट, इनको भी ई इनवॉइसिंग जरूरी नहीं होती, चाहे टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो। ठीक है, वो लिखा था ना वहां पे कि रूल नंबर 54 2 3 4 5 और लिखा था एससीजेड, तो इनको भी ई इनवॉइसिंग जरूरी नहीं होती। अब लिखो अगर बिजनेसमैन टू कस्टमर है तो ई इनवॉइसिंग इज नॉट मैंडेटरी, बट इफ एग्रीगेट टर्नओवर more than rupee 500 crore, then invoice shall have dynamic QR code, डायनेमिक क्यूआर कोड। अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो उसमें एक डायनेमिक क्यूआर कोड होना चाहिए, ये बात ध्यान देना। अब इस डायनेमिक क्यूआर कोड, अच्छा बच्चा कह रहा है सर एक क्यूआर कोड तो यहां पे होता है, इस क्यूआर कोड और इस क्यूआर कोड में क्या फर्क होता है? अब जो बिजनेस टू कस्टमर वाला क्यूआर कोड है वो पेमेंट का है, मतलब उसमें पेमेंट ऑलरेडी पहले से फिल होके आएगी, और जो ये वाला क्यूआर कोड है उसमें डिटेल फिल होके आएगी। ध्यान देना जी, ये नालायक बच्चा, मेरे लाल, मेरे पीले पीले, मेरे 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 मैरून, मेरे ब्लैक, मेरे मैरून, मेरे हरे, मेरे काले, मेरे नीले, मेरे पीले, मेरे बैंगनी कलर के बच्चे, इधर ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए क्लास लेके आया हूं। सर ये वाला क्यूआर कोड जो है, ये वाला क्यूआर कोड जो है ये आपको डिटेल देगा, मतलब उस पर्सन की डिटेल, और ये क्यूआर कोड जो है ये पेमेंट आपको डिटेल देगा। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, आज के बाद कभी भी क्यूआर कोड आप अगर स्कैन करो, अगर पेमेंट ऑलरेडी पहले से फिल होके आ रही है तो वो नॉर्मली क्या बोलते हैं? डायनेमिक क्यूआर कोड बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो समझ जाना नॉर्मली कि उस कंपनी के टर्नओवर पूरे साल की एग्रीगेट 500 करोड़ से ऊपर होगी। ठीक है जी, ये नॉर्मली, अब ये जो है ये पूरा क्रक्स आपका निकल के आ गया जी अमेंडमेंट का। अब बताओ जी इस अमेंडमेंट में कोई दिक्कत? ठीक है, तो अगर आप ऐसे नोट से भी पढ़ते तो मुझे उम्मीद थी कि नोट से भी कोई दिक्कत नहीं आती, बट इससे और थोड़ी सी क्लैरिटी आपको हो गई होगी। अब यहां लिख लेना जी फॉर्म नंबर, फॉर्म नंबर है GST INV 01, ये आपका फॉर्म नंबर है जी। ठीक है, GST INV 01। और ध्यान रखना एक्सपोर्ट वाले केस में भी मैंडेटरी है जी, एक्सपोर्ट वाले केस के अंदर भी मैंडेटरी है ई इनवॉइस इशू करना। मैं हटा दूं जब यहां से,
एक बार पॉज करके लिख लेना अगर आपने नहीं लिखा तो। अब जाके हमारी अमेंडमेंट नंबर 1 कंप्लीट हो जाती है जी। अब ये आपके सामने मैंने यहाँ पे भी कुछ नोटिंग की हुई है, अगर आपको यहाँ से भी देखना है आप यहाँ से भी देख सकते हो, नहीं तो मैंने डायग्राम बना दिया, आप डायग्राम से भी देख सकते हो। तो फाइनली अब जाके इनवॉइस वाले चैप्टर की हमारी सिंगल अमेंडमेंट थी वो कंप्लीट हो जाती है जी। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो मुझे फटाफट से बोल दो अब ई इनवॉइसिंग पहली बात क्या हर केस के अंदर मैंडेटरी है? आंसर इज नो। बी टू बी वाले केस में है, बी टू सी वाले केस में नहीं है। और बी टू बी वाले केस में भी कब है? अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर हो। और अगर 500 करोड़ से ऊपर है तो भी तब मैंडेटरी है अगर मैं इनमें से कवर नहीं होता। किन में से कवर नहीं होता? रूल नंबर 54 के अंदर। और रूल नंबर 54 में कौन से लोग कवर हैं? ये वाले। अगर मैं इससे मैं कवर होता हूं तो 500 करोड़ से ऊपर होने के बावजूद भी मैंडेटरी नहीं होगी। अगर इसमें कवर नहीं होता फिर क्या हो जाएगी? मैंडेटरी। ये सारी बातें हमने की हैं। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। लो जी, इधर सुना ध्यान से। अब ये अमेंडमेंट कंप्लीट होने के बाद ना अब मैं आता हूं जी, एक अगली अमेंडमेंट छोटी सी और है एचएसएन कोड की। अब याद करो सर, एचएसएन कोड आपको मैंने क्लास में कहा था हार्मोनाइज स्ट्रक्चर न्यूमेरिकल। एक होते हैं एचएसएन कोड, एक होते हैं सर्विस अकाउंटिंग कोड, अगर आपको ध्यान आ रहा हो। उसमें गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इशू की है कि अब एचएसएन कोड कितने डिजिट के इशू होंगे, अब गवर्नमेंट बताने जा रही है। एक बच्चा तो ऐसे कर रहा है, ऐसे सिर में ना ऐसे ऐसे कर रहा है। वो बच्चा काफी टाइम से ऐसे कर रहा है, कह रहा है यार समझ ही नहीं आ रही है अमेंडमेंट में एचएसएन कोड कहाँ से आ गया। एचएसएन कोड नालायको याद करो, अगर आप कहीं पर भी हल्दीराम, डोमिनोज, मैकडी, पिज्जा कहीं पर भी आप खाना खाने के लिए नॉर्मली जाते हो, आपने कभी ना कभी बिल में जरूर देखा होगा एचएसएन कोड। अब वो गवर्नमेंट ने फाइनली जो है ना अब वो मैंडेटरी कर दिया। बट कितने डिजिट का और किसको मैंडेटरी किया? देखो गवर्नमेंट बताने क्या जा रही है। देखो ये क्या लिखा है, एचएसएन कोड मैंडेटरी कर दिया फॉर ऑल क्लासेस ऑफ टैक्स पेयर। मतलब पहले क्या था, पहले कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी था, कुछ लोगों के लिए ऑप्शनल था। अब गवर्नमेंट कह रही है कि जितने भी टैक्स पेयर हैं सबके लिए मैंडेटरी है। भाई जितने भी टैक्स पेयर हैं सबके लिए एचएसएन कोड मैंडेटरी है। अब कितने डिजिट का? देखो ये क्या लिखा है, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक होगी उसको 4 डिजिट का जरूरी है। जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ तक होगी उसको 4 डिजिट का जरूरी है। जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा होगी उसको 6 डिजिट का जरूरी है। बट अगर आप सप्लाई कर रहे हो अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब बिजनेस टू कस्टमर सप्लाई कर रहे हो, तो मेंशन ऑफ एचएसएन कोड इज ऑप्शनल। बात खत्म। तो अगर आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ये जो दोनों अमेंडमेंट इनवॉइस के चैप्टर में आई है ना, अगर कोई बच्चा इंटेलिजेंट होगा या वो ट्रेनिंग कर रहा होगा या थोड़ा बहुत अगर टैक्स में इंटरेस्ट रखता होगा, उसको पता होगा ये बी टू बी वाले केस में आई है। मतलब अगर बी टू बी वाला केस है, टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, इनवॉइसिंग मैंडेटरी हो गई है। अगर बी टू बी वाला केस है, टर्नओवर 5 करोड़ तक है, ये 5 करोड़ से ऊपर है, तो एचएसएन कोड मैंडेटरी हो गया। हाँ, बी टू सी वाले केस में ई इनवॉइसिंग भी जरूरी नहीं है और एचएसएन कोड भी जरूरी नहीं है। तो बच्चा कह रहा है सर तभी हमें लग रहा है कि हमने एचएसएन कोड पता क्यों नहीं देखा, क्योंकि हम तो कस्टमर है। आंसर इज यस। बट अगर आपके फादर बिजनेसमैन है, ध्यान सुना, अगर आपके फादर बिजनेसमैन है और वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, आप कभी चेक करना, अगर उनकी टर्नओवर 500 करोड़ तक होगी, एचएसएन कोड इशू करना उनके लिए जरूरी हो चुका है। और अगर वो 5 करोड़ तक होगी, 5 करोड़, और अगर टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी तो उस केस में इशू करना तो भी जरूरी है, बट वहां 4 डिजिट का होगा या 6 डिजिट का होगा। और ई इनवॉइसिंग की बात कब आएगी? अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें आपकी निकल के आ रही हैं। तो एक एचएसएन कोड में एक बहुत जबरदस्त अमेंडमेंट आई है। एग्जाम में पूरी उम्मीद है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने की। जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं वो तो बहुत ध्यान से दें जी, आपके एग्जाम में एमसीक्यू जरूर बनेगा। एक बिजनेसमैन है, टर्नओवर 500 करोड़ 5 करोड़ तक है, बार बार 500 बोल रहा हूं, 5 करोड़ तक है, तो कितने डिजिट का एचएसएन को जरूरी है? आंसर इज 4। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 6। बट अगर बिजनेसमैन टू कस्टमर सप्लाई होगी तो चाहे टर्नओवर कितनी भी हो, मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बस ये बात ध्यान देना। ठीक है, तो ये आपकी इनवॉइस के चैप्टर की सेकंड अमेंडमेंट है। कोई दिक्कत तो नहीं है जी? ये क्लियर हो चुका है? ठीक है, अब आ जाओ जी। अब जो लास्ट अमेंडमेंट हमें कंप्लीट करनी है वो अमेंडमेंट है हमारी रिटर्न वाले चैप्टर की, रिटर्न अंडर जीएसटी। अब ये वाली अमेंडमेंट तो हम दिसंबर 2020 में कंप्लीट कर चुके थे, ये अमेंडमेंट हमें कंप्लीट नहीं करनी। हमें जो कंप्लीट करनी है वो अमेंडमेंट है ये वाली, रूल नंबर 67A। ये नया इंसर्ट हुआ है। अब बच्चा कहता है सर इस रूल में है क्या? पहले वो सुनो ध्यान से, ये रूल गवर्नमेंट ने इंसर्ट क्यों किया था? कोरोना के चक्कर में। अब कोविड के टाइम में आपको सबको पता है जी, अब दोबारा से केसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। फिर दोबारा से जब जून के एग्जाम आने होते हैं ना, अब पता नहीं क्या चक्कर है, फिर जून के एग्जाम आने होंगे तो बच्चा फिर टेंशन ले रहा है कि सर इस बार एग्जाम होंगे नहीं होंगे। एग्जाम 200% होंगे।
पहली बात तो एग्जाम 200% होंगे, मैं दोबारा बोल रहा हूँ सर, एग्जाम पोस्टपोन होने की कोई चांस नहीं है, प्रोवाइडेड अगर केस इतने ज्यादा ना बढ़ जाएं जिसको हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। बट अगर केस नॉर्मल ये चल रहे हैं, देखो पहले भी दिसंबर में केसेस काफी अच्छे खासे थे, नो डाउट अभी भी केसेस बढ़ रहे हैं। आप ये दिमाग से पहले तो निकाल दो, एग्जाम नहीं होंगे, 100% भी नहीं 200% एग्जाम होंगे, पहली बात तो ये। बट सिंपल सी बात कहना क्या चाह रहा हूं जी, अब कहना क्या चाह रहा हूं वो ध्यान सुनना। अब जब कोरोना का टाइम चल रहा था तो होता क्या था कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पूरे पूरे महीने खाली बैठे थे। अब अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, बट पूरे महीने कोई सप्लाई नहीं की, दुकानें बंद पड़ी थी, लॉकडाउन था, मान लो दुकानें बंद थी उनकी। अब अगर दुकानें बंद थी, उन्होंने कोई सप्लाई नहीं की, तो गवर्नमेंट ये बात बोलती थी पहले कि आपको जीएसटी की ना नील की रिटर्न फाइल करना भी जरूरी है। इट मीन आपको नील की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है, आपकी चाहे टैक्स लाइबिलिटी नहीं बनती तो भी आप रिटर्न फाइल करो। अब वो आदमी ये बात कह रहा है, साहब मेरी नील की रिटर्न है, मैं सीएस के पास जाऊंगा, वो तो मुंह मांग के 1,000 रुपए मांग लेगा। भाई 500 1000, मतलब मेरा धंधा चल नहीं रहा, मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस में जीरो इनकम है, उसको मैं 1,000 रुपए दूं रिटर्न फाइल करने के, साहब मेरे बस का तो नहीं है। आप थोड़ा खुद इमेजिन करना प्रैक्टिकली सर, क्योंकि अगर प्रैक्टिकली इमेजिन करोगे अमेंडमेंट बिल्कुल आसान है। मेरे फादर हैं, एग्जांपल लेता हूं, मेरे फादर हैं, आप भी एग्जांपल लो, आपके पापा हैं, उनकी टर्नओवर जीरो है, मान लो इस महीने पापा ने कोई भी सप्लाई नहीं की, और अगर सप्लाई नहीं की तो उस केस में रिटर्न जाएगी नील की। अब अगर नील की रिटर्न जाएगी, पापा जाएंगे सीएस के पास, रिटर्न फाइल कराएंगे, 500 1000 मांग लेगा। अब पापा को यह प्रॉब्लम आती है कि मेरा बिजनेस चल नहीं रहा, बिजनेस में 1 रुपया टर्नओवर नहीं है, उसको रिटर्न फाइल करने के मैं 500 रुपए क्यों दूं। तो गवर्नमेंट ने उन लोगों के लिए कि जिनकी कोई पूरे पूरे महीने कोई एक्टिविटी ही नहीं हुई, तो वो लोग एसएमएस के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, खुद भी, मतलब खुद भी अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ये बहुत वेलकम स्टेप था, फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत वेलकम स्टेप था कि जिन लोगों ने पूरे महीने कोई सप्लाई नहीं की। बट मैं दोबारा बोल रहा हूं सर, मैंने एक लाइन बोली है, पूरे महीने कोई सप्लाई नहीं की। एक बच्चा कहता है सर मेरे पापा ने ना सप्लाई की है, कुछ आईटीसी पड़ा था, तो जो जीएसटी था उसमें से आईटीसी यूज करके टैक्स जीरो आ रहा है, तो क्या वो नील की रिटर्न नहीं होती? होती, वो भी नील की है, बट वो यहां पे कवर नहीं होगी। सर मेरे फादर का कोई आईटीसी नहीं है, बट मेरे फादर आगे एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहे हैं, तो एग्जम्प्टेड में तो जीएसटी है ही नहीं, तो क्या वो नील की रिटर्न नहीं होती? वो भी होती, नील की है, बट वो यहां पे कवर नहीं होगी। यहां पे वो नील की रिटर्न कवर होगी जिस रिटर्न में पूरे महीने आपने कोई एक्टिविटी नहीं की, मतलब आपने कोई सप्लाई की नहीं है। अगर आपने सप्लाई की है, आईटीसी यूज करने के बाद जीएसटी नील आ रहा है, तो भैया आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी जीएसटी पोर्टल पे जाके, चाहे 500 रुपए दो, चाहे 1,000 रुपए दो, वो हमें नहीं पता जी। मतलब हम तो ये उन लोगों के लिए लेके आए हैं कि जिन्होंने आउटवर्ड सप्लाई नहीं की, जो पूरे महीने कोई सप्लाई करी नहीं, मतलब 0/0 आराम से घर बैठे थे, कोई कस्टमर नहीं आया, उन केस में हम ये फैसिलिटी लेके आए हैं। देखो ये क्या लिखा है, नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन दिस चैप्टर फॉर ए रजिस्टर्ड पर्सन who is required to furnish nil return under section 39 inform GSTR 3B। अगर आपको GSTR 3B फाइल करना है, नील का फाइल करना है, और नील डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, मतलब आउटवर्ड सप्लाई भी आपकी नील है, अंडर सेक्शन 37 इन्फॉर्म GSTR 1। और अगर आप कॉम्पोजिट स्कीम वाले हो और आपको क्वार्टरली पेमेंट की डिटेल फाइल करनी पड़ती है GST CMP 08 फॉर ए टैक्स पीरियड, एनी रेफरेंस टू इलेक्ट्रॉनिक फर्निशिंग शेल इंक्लूड फर्निशिंग ऑफ द सेड रिटर्न और द डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और स्टेटमेंट थ्रू ए एसएमएस। अब एसएमएस के थ्रू भी आप ये काम कर सकते हो यूजिंग द रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसके थ्रू आप ये काम कर सकते हो। द सेड रिटर्न और डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई और स्टेटमेंट शैल बी वेरीफाइड बाय रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बेस्ड ऑन द ओटीपी, मतलब आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी से वेरीफाई करेंगे और आपकी रिटर्न जो है फाइल हो जाएगी। आपको सीएस के पास 500 1000 रुपए देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बच्चा कहता है सर तो क्या इसका कोई सीक्वेंस होता है? ये देखो आपको मैं दिखाता हूँ, ये सीक्वेंस आपके सामने है, ये मैंने गूगल से उठाया है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो ये सीक्वेंस आपके सामने देखो। पहले क्या उन्होंने क्या लिखा था, आपको एसएमएस सेंड करना पड़ेगा, एसएमएस देखो, सेंड एसएमएस मैसेज नील, उसमें लिख दो नील, फिर स्पेस दे दो, स्पेस के बाद देखो फिर लिख दो 3B, कि आपने 3B रिटर्न फाइल करनी है, फिर जीएसटी नंबर जो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर है उसको लिख दो, ठीक है, फिर आपका नंबर है 14409, उस पर आप सेंड कर दो, देखो यहाँ पे नीचे है आपका स्टेप नंबर 1 ये। फिर स्टेप नंबर 2,
उसमें आपको वेरिफिकेशन के लिए एक मैसेज आएगा कि हाँ भाई ये तुम ही रिटर्न फाइल कर रहे हो ना, कोई ऐसा तो नहीं है कोई और तुम्हारे बिहाफ पे रिटर्न फाइल कर रहा है। अगर तुम ही हो तो उसको वेरीफाई कर दो। फिर आप वेरीफाई कर दोगे, कंफर्म कर दोगे, और कंफर्म करने के बाद आपकी रिटर्न ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएगी। कोई सीएस के पास जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट ये फैसिलिटी तब है अगर आपकी आउटवर्ड सप्लाई नील है, आपने कोई महीने में काम नहीं किया। हाँ, अगर कोई सप्लाई आपने की है जी, अगर कोई भी सप्लाई आपने की है बट आईटीसी यूज करने की वजह से जीएसटी नील आ गया, तो आप यहां पे कवर नहीं होंगे। तो मेरे नोनू, मेरे सोनू, मेरे बैंगनी, मेरे मेहरून, मेरे पिंक, मेरे नारंगी, मेरे सभी मिक्स कलर के बच्चे, बस ये ध्यान देना, ये काम आपका तब होगा अगर आप पूरे साल, मतलब सॉरी पूरा साल कह रहा हूं, पूरे महीने में आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर रहे। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि भैया क्या नील की रिटर्न एसएमएस के थ्रू फाइल की जा सकती है? आंसर इज यस, की जा सकती है। और ये गवर्नमेंट नई अमेंडमेंट लेके आई थी कोविड के टाइम में, और अभी भी अमेंडमेंट चल रही है। अगर आप इसमें कवर होते हो, आपके फादर इसमें कवर होते हैं, तो आपके फादर एसएमएस के थ्रू भी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। बट हाँ, अगर आपके फादर ये सोचे कि बेटे मैं एग्जम्प्टेड सप्लाई कर रहा हूं, मेरा जीएसटी नील हार है, तो क्या एसएमएस के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकता हूं? आंसर इज नो। बेटे मैं सप्लाई कर रहा हूं और मैंने जीएसटी लिया, आईटीसी यूज किया, फिर मेरा जीएसटी नील हो गया, तो क्या मैं एग्जम्प्टेड सप्लाई कर सकता हूं? आंसर इज नो। मतलब नील, क्या मैं ये काम कर सकता हूं? आंसर इज नो। मतलब आपके फादर जो हैं ये काम सिर्फ तभी कर सकते हैं, मतलब एसएमएस से रिटर्न फाइल सिर्फ तब कर सकते हैं अगर आपके फादर ने पूरे महीने कोई भी एक्टिविटी नहीं की, मतलब कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं की, उनका टैक्स जाना है जीरो। और अगर आपके फादर कॉम्पोजिट वाले हैं तो क्वार्टरली स्टेटमेंट पेमेंट की फाइल करते होंगे, वो भी जीरो है, उस केस में आपके फादर ये काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका रूल नंबर 67A इन्होंने नया इंसर्ट किया कि एसएमएस के थ्रू भी आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। कैसे? कोई जीएसटी पोर्टल पे नहीं जाना, आपका जो मोबाइल वहां पे रजिस्टर्ड है उस मोबाइल के थ्रू एसएमएस आप भेज देना, आपका कंफर्म रिटर्न फाइल हो जाएगी। और किस प्रोसीजर से, तो आपके सामने है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, और ये प्रोसीजर आपको गूगल के ऊपर ही मिल जाएगा, जीएसटी वालों की वेबसाइट पर मिल जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर है, देखो मैंने लिखा है कि आप यहाँ पे देखो, लिखा है ना ऊपर, क्या लिखा है? नील फाइलिंग ऑफ फॉर्म जीएसटीआर 3B थ्रू एसएमएस, स्टेप टू फाइल नील जीएसटीआर 3B। मतलब इस तरह से आपको स्टेटमेंट फाइल करनी है जी। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड अमेंडमेंट है जो आपकी जीएसटी के रिटर्न के चैप्टर में आई है। तो फाइनली आज हमने 3 अमेंडमेंट किए हैं जी। अब फटाफट से बोलो 3 अमेंडमेंट कौन कौन सी की हैं? 2 अमेंडमेंट हमने किए इनवॉइस वाले चैप्टर में, एक अमेंडमेंट की हमने रिटर्न वाले चैप्टर में। और इनवॉइस वाले चैप्टर में कौन सी की है? पहले अमेंडमेंट की है कि इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी कर दिया गया है जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है। बट वो B2B वाले केस में, B2C वाले केस में नहीं है। अगर B2B वाले केस में टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है, मैंडेटरी है, कुछ केस में मैंडेटरी नहीं है। अगर वो कौन है जी? अगर वो बैंकिंग कंपनी है, एनबीएफसी वाले हैं, इंश्योरेंस वाले हैं, जीटीए वाले हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन वाले हैं, ओआईडीआर की सर्विस वाले हैं, सिनेमा हॉल वाले हैं, उस केस में मैंडेटरी नहीं है, चाहे टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर ही क्यों ना हो। फिर ये सारी बातें करने के बाद B2B वाले केस में अगर टर्नओवर 500 करोड़ तक है, उस केस में इशू करना जरूरी नहीं है। फिर B2C वाले केस में अगर टर्नओवर 500 करोड़ से ऊपर है तो इनवॉइस इशू करना मैंडेटरी नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली, बट एक डायनेमिक क्यूआर कोड जो है वो आपको वहां पे जरूर रखना पड़ेगा। ये अमेंडमेंट उस चैप्टर के अंदर आई है। फिर सेकंड अमेंडमेंट क्या है कि एचएसएन कोड अब हर टैक्स पेयर के लिए इशू करना, मतलब एचएसएन कोड प्रिस्क्राइब करना जरूरी है। जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक होगी 4 डिजिट का, टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर होगी 6 डिजिट का, और अगर B2C सप्लाई करेंगे उस केस में ऑप्शनल है। तो जो ये लिमिट है 4 डिजिट और 6 डिजिट वाली, ये B2B वाले केस में जरूरी है, B2C वाले केस में ऑप्शनल है। ठीक है, और रिटर्न वाले केस में अगर नील की रिटर्न है, नील पेमेंट आपको करनी है, आपकी कोई आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, आप कंपोजिट वाले हो, आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी है। मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं जी, कंपोजिट वालों की जो एनुअल रिटर्न जाती है उसकी बात नहीं कर रहा। याद करो सर, कंपोजिट स्कीम वाले चैप्टर के अंदर मैंने कहा था कि पेमेंट करनी होती है क्वार्टरली और अब रिटर्न फाइल करनी होती है एनुअली। तो ये क्वार्टरली पता किसकी बात कर रहे हैं? याद करो, जीएसटी CMP 08 जो पेमेंट वाला फॉर्म जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर आपको वो नील का फाइल करना है तो एसएमएस के थ्रू आप फाइल कर सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। किस तरह से मैंने आपको बता दिया जी। ठीक है, तो फाइनली ये अमेंडमेंट हमारी अब खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो 2 टॉपिक की अमेंडमेंट आज हमने कंप्लीट कर ली, और फिर नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन का। उसके अंदर भी ज्यादा अमेंडमेंट नहीं है, बिल्कुल छोटी छोटी अमेंडमेंट है, उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। और फिर लास्ट अमेंडमेंट क्लास होगी क्लास नंबर 4 जो बैलेंस अमेंडमेंट होगी। सर तो क्या वो चैप्टर जो था आईटीसी वाला हो गया, वैल्यूएशन वाला हो गया, टाइम ऑफ सप्लाई हो गया,
प्लेस ऑफ सप्लाई हो गया, उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, 0/0, कोई अमेंडमेंट नहीं है। मैंने कहा ना जून के अंदर अमेंडमेंट है ही नहीं, जीएसटी में जून के अंदर अमेंडमेंट है ही नहीं। और ये लगा लो ये अमेंडमेंट बिल्कुल छोटी छोटी है, अगर कोई बच्चा सेल्फ स्टडी भी करता ना तो भी समझ में आ जाती। तो ना कई बच्चे वैसे ही घबरा रहे थे कि जीएसटी में पता नहीं कितने, क्योंकि इनकम टैक्स में ज्यादा है, उनको लगा जीएसटी में भी है, जीएसटी में अमेंडमेंट है ही नहीं ज्यादा सर। हाँ दिसंबर में ज्यादा थी, मैंने कल भी कहा था दिसंबर की अमेंडमेंट क्लास जरूर देख लेना, उसके बिना एग्जाम देने जाओगे तो दिक्कत है। सिर्फ जून में कितनी है, 4 अमेंडमेंट क्लास है, चौथी अमेंडमेंट क्लास में सारी अमेंडमेंट हमारी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, और बिल्कुल छोटी छोटी हैं, बच्चों वाली हैं, गिरी हुई हैं, आपको देखने में लग रहा होगा बिल्कुल आसान आसान है। ठीक है, चलो री फिर बाकी मुलाकात करेंगे अब नेक्स्ट अमेंडमेंट क्लास में, सेम टाइम सेम जगह, कल 28 तारीख को शाम को 7 बजे मुलाकात करेंगे अमेंडमेंट क्लास नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो, चुस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और मस्त रहो, खुश रहो, खुशियां बांटो, किसी की बुराई ना करो, बुरा ना सोचो, बुरा ना बोलो, और बस अपने आप में मस्त रहो जी। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।